हेलो दोस्तों, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर 6 में मोस्ट वेलकम। तो आज हम देखते हैं कि लेक्चर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे से बड़े इजी टू अंडरस्टैंड किस्म के कंसेप्ट हैं। आप उनको सुनेंगे, देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये समझ भी आएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, पहले तो इसको देख लेते हैं। हमने पहले ये देखा कि प्रोसेस क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने प्रोसेस मॉडल के कंसेप्ट को देखा, फिर उसके बाद हमने वेरिएशंस देखी प्रोसेस मॉडल्स के अंदर कि किस किस्म की वेरिएशंस होती हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को लाजमी ले लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की ही फील्ड में नहीं बल्कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट फील्ड में बहुत हेल्प करने वाला है मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस मॉडल समझने में। क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोसेस मॉडल्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है। और उस गहरे रिश्ते को समझने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जब आप समझने निकलते हैं तो उसके साथ आगे जब रिश्ता उसका प्रोसेस मॉडल का गहरा है तो प्रोसेस मॉडल समझ आना चाहिए। तो प्रोसेस मॉडल जो है उसको समझने के लिए पहले आपको एक पूरी हायरार्की पता होनी चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, फिर वो आपको पता चलना चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, फिर आपको उससे ये पता चलता है कि प्रोसेस मॉडल का क्या कंसेप्ट है और फिर उनमें वेरिएशंस कितनी किस्म की होती हैं। तो इस चीज़ को आज आप अगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये लेक्चर लाजमी लें। अगर आपने नहीं लिया तो इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएँ, क्योंकि एक सीरीज़ है और सीरीज़ में चीज़ें लिंक हुआ करती हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम प्रोसेस मॉडल्स को देखेंगे। अगेन प्रोसेस मॉडल्स को क्योंकि हम देखने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना लाजमी है कि प्रोसेस होता क्या है, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, और फिर हम उसके आपकी टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल को देख सकेंगे। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल, दूसरा फाइन ग्रेन, तीसरा रोल एक्शन मॉडल और चौथा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद एंड पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ का हम इंट्रो ले लेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसकी तरफ मूव करने वाला है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मॉडल प्रोवाइड एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रोसेस। ये जो मॉडल होता है, जब आप किस चीज़ को मॉडल कहते हो? क्या आप प्रोसेस के किसी पर्सपेक्टिव को जो है आप मॉडल करते हो, उसको उठा के सामने रखते हो, उसको शो करते हो, तो आप उसको ये कहते हो कि इस प्रोसेस का, इस पर्सपेक्टिव का ये मॉडल है, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल क्या करता है कि ये आपके प्रोसेस के किसी एक पर्सपेक्टिव को मॉडल नहीं करता, बल्कि ये बहुत ऊपर से उस पूरे प्रोसेस की एक बड़ी पिक्चर दिखा देता है कि एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है। आपको समझ लें कि आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल में बता देता है। इट्स सेम लाइक कि आप को एक खूबसूरत सी बिल्डिंग या फिर एक खूबसूरत सा पार्क आपको ऊपर किसी जहाज़ में बिठाकर दिखा दिया जाए, या फिर आपको उस पार्क का या उस बिल्डिंग का सैटेलाइट व्यू दे दिया जाए, तो आपके सामने कंप्लीट पिक्चर आ जाए कि ये क्या चीज़ है, इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है और ये एक्चुअली ये चीज़ है। आपके सामने पूरी की पूरी कंप्लीट पिक्चर आ जाए। तो कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल वो मॉडल होते हैं जो कि किसी प्रोसेस के किसी पर्सपेक्टिव को मॉडल नहीं करते, बल्कि उस पूरे प्रोसेस की एक कंप्लीट पिक्चर आपको दिखा देते हैं, या फिर समझ लें इसको सैटेलाइट व्यू कहते हैं किसी बिल्डिंग का, जैसे आप देखते हैं, या किसी पार्क का, तो वो आपको दिखा देते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपको किसी भी चीज़ की डिटेल्स नहीं पता चलती, क्योंकि आप इतना ऊपर से देख रहे होते हो। डिटेल्स देखने तो आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा ना। अच्छा, उसके बाद ये क्या बताता है कि इट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन दी प्रोसेस। देखिए प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस तो बनता ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ से है। तो अक्सर आप ये बोलते हो ना कि यार ये वाली बात जो है मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी, आप इसको गलत ना समझो, बोल रहे होते हो ना। तो उस वक्त जो आपका कॉन्टेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट वर्ड का वही मतलब है कि क्या करता है कि उस प्रोसेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो किस कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगी, उनका कॉन्टेक्स्ट समझाने में आपको ये एक्टिविटी मॉडल, कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है कि इट डज नॉट डॉक्यूमेंट हाउ टू इनेक्ट अ प्रोसेस। इनेक्ट का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से आप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरीके से नाफिज करोगे। आपको ये जो कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल होता है, ये चीज़ नहीं बताता कि आपने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। नहीं, ये इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। ये जस्ट आपको उस प्रोसेस की एक बिग पिक्चर दिखा देता है, एक बड़ी पिक्चर दिखा देता है कि भाई ये प्रोसेस है ओवरऑल, और उसकी एक्टिविटीज़ जो है इस कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगी। दैट्स इट। इसके अलावा कोर्स ग्रेन एक्टिविटी मॉडल आपको कुछ भी नहीं बताता।
तो अगर आप किसी प्रोसेस को एक बिग पिक्चर दिखाना चाहते हो कि यार ओवरऑल प्रोसेस हमारा ये है और उसमें ये एक्टिविटीज़ हैं जिनका वर्क फ्लो इस साइड पर होगा, अगर आप जस्ट इतनी सी बात बताते हो, आप ये नहीं बताते कि इसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है, आप ये नहीं बताते कि हर एक एक्टिविटी इंडिविजुअली कैसे कैसे और क्या क्या काम करेगी, आप जस्ट ये बताते हो कि यार ये पूरा मॉडल है और इसका जो एक्टिविटीज़ का काम करने का कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, जस्ट इतनी सी बात बताते हो, तो दैट मीन्स कि आप उस प्रोसेस का कोर्स कैन एक्टिविटी मॉडल शो कर रहे हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कोर्स कैन एक्टिविटी मॉडल ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब इसने क्या किया है कि आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, जो आपका एक ओवरऑल प्रोसेस है, हम अभी किसी भी चीज़ को डेप्थ में नहीं देख रहे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कोर्स कैन एक्टिविटी मॉडल किसी भी चीज़ को इन डेप्थ नहीं लेके जाता, आपको एक बिग पिक्चर दिखा रहा होता है। तो इसी तरीके से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो कि पूरी एक फील्ड है, उस पूरी का जो एक प्रोसेस है काम करने का, उसका ये कोर्स कैन एक्टिविटी मॉडल है कि आपको दिखाया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फील्ड किस तरीके से काम करती है, उसका काम करने का क्या प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, मेरे माउस के कर्सर को आप फॉलो करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, रिक्वायरमेंट एलोकेशन। आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट एलोकेट करते हो, हासिल करते हो, फिर उसके बाद आप उनको क्या करते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो एंड नेगोशिएशन करते हो। मीन्स के आप देखते हो कि जी इन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स दी हैं, फिर उस पर आप नेगोशिएट करते हो कि यार ये वाली रिक्वायरमेंट हम निकाल देते हैं, ये वाली रख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। उनके ऊपर डिस्कशंस वगैरह करते हो और उनके ऊपर रिसर्च करते हो कि इनमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिनको मर्ज करके एक बना दिया जाए, कौन सी रिक्वायरमेंट एक ऐसी है जिसको डिवाइड करके दो बना दिया जाए, एंड सो ऑन। उसके बाद आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर लेते हो, प्रॉपर तरीके से लिख लेते हो। जब आप उनको लिखते हो तो एक डॉक्यूमेंट जो है जनरेट होता है जिसका नाम होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करने के बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की तरफ चले जाते हो। आप उनकी वैलिडिटी चेक करते हो कि क्या ये रिक्वायरमेंट जो हमने लिख ली है डॉक्यूमेंट करके, क्या ये बिल्कुल सही है। और रिक्वायरमेंट वैलिडेशन किस तरीके से होती है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन होती है उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करके। यही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि हेल्प करता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में, और यही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एग्रीड रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं जो कि फाइनल की गई होती हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ तो आपको समझ आ गया, यहाँ से ये कैसे गया, ये कैसे गया, ये कैसे गया, लेकिन ये पॉइंट मैंने आपको डिफाइन नहीं किया। तो उसने कहा था कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट एलोकेशन के जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो उसको रिक्वायरमेंट मिलती कहाँ से है, तो वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि यूज़र नीड्स, हम ये देखते हैं कि यूज़र की ज़रूरियात क्या क्या है, वही हमारी रिक्वायरमेंट बनती है। डोमेन इन्फॉर्मेशन, डोमेन क्या है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एग्जिस्टिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, पहले से जो चल रहा है वो क्या है, रेगुलेशंस वहाँ की क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलती हैं, रिक्वायरमेंट मिलती हैं। तो अब ये देखें, आपको ये एक एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया गया कि जी ये एक्टिविटीज़ का बल्कि कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया गया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में एक्टिविटीज़ इस तरीके से चलती हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, एंड ये फ्लो होता है, सारा आपको फ्लो दिखा दिया गया। अब इस फ्लो को अगर आप गौर करें तो ये तो बता रहा है कि रिक्वायरमेंट एलोकेशन की एक एक्टिविटी होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट एलोकेशन की एक्टिविटी काम कैसे करती है ये नहीं आपको बताया जा रहा है इसके अंदर। जस्ट ये बताया जा रहा है कि आप एलोकेशन करते हो, उसके बाद आप इधर चले जाते हो, लेकिन ये करते कैसे हो, दिस इज द पॉइंट, ये नहीं बताया जा रहा। अच्छा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो, उसके बाद स्पेसिफिकेशन पे चले जाते हो, ये एनालिसिस नेगोशिएशन करते कैसे हो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम इसमें कवर नहीं कर रहे क्योंकि कोर्स गेन एक्टिविटी मॉडल है। सेम लाइक दैट आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे चले जाते हो। कैसे भाई, आप रिक्वायरमेंट लिख लेते हो डॉक्यूमेंट में, लिखने का क्या टेम्पलेट है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से लिखा जाता है, कुछ नहीं बताया जा रहा, बस बता दिया गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में काम करती है ये रिक्वायरमेंट्स लिखने के कॉन्टेक्स्ट में काम करती है। तो ये होता है आपका कोर्स कैन एक्टिविटी मॉडल, आपको मैंने समझाया, और उसके बाद आपके सामने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो पूरा है उसका एक आपके सामने एक एक्टिविटी मॉडल रख भी दिया। अब हम आगे चलते हैं, फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। दीज आर मोर डिटेल मॉडल ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस which are used for understanding and improving existing process। अब ये बात बड़ी काबिले गौर है, ये बात बड़ी समझने वाली है कि ये क्या होता है कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस का जो कि डिटेल मॉडल मतलब एक्सप्लेनेशन होती है, डिटेल मॉडल होता है, उसको आप फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल कहते हो। और वो करता क्या है, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, नहीं, वो यूज़ होता है उस प्रोसेस को सही डिटेल में समझने के लिए कि ये प्रोसेस काम कैसे करेगा, ठीक है। और आप समझ के उसको क्या करते हो, फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल में आप उसको समझने के बाद आप ये पॉइंट देखते हो कि इसको इम्प्रूव कैसे कैसे किया जा सकता है।
तो फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल आपके दो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक पर्पस ये कि आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस की वर्किंग को सही तरीके से समझ सको। दूसरा क्या कि आप उसकी जो मॉडल है उसके प्रोसेस को इम्प्रूव कर सको। मीन्स ये कि अगर आपको लग रहा है कि जिसका ये वाली वर्किंग है ये थोड़ी स्लो है, अगर इसको हम किसी और तरीके से चेंज कर दें तो वर्किंग अच्छी हो सकती है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इम्प्रूविंग का जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो आप फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल के थ्रू कर सकते हो। तो इन शॉर्ट कि फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल किसी भी प्रोसेस का वो मॉडल होता है जो कि उस प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है और फिर समझ के अगर ज़रूरत हो तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी है तो उस इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये आपका फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल होता है। अच्छा, एक सिंपल सी बात को, जैसे कि मैंने फाइन ग्रेन एक्टिविटी मॉडल 2 लाइनों में लिखा हुआ था, 3-4 तरीकों से घुमा घुमा के 3-4 पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, तो उसको एक तरीके से नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे से समझ आ ही जाती है। इसके बाद आ जाता है रोल एक्शन मॉडल्स। अच्छा, रोल क्या होता है? किरदार। ठीक है, कि आपका इस सारे मामले में क्या रोल है, क्या किरदार है, जैसे आप बोलते हो ना, तो ये वही रोल एक्शन मॉडल है। These are models which show the roles of different people involved in the process and the actions which they take. अब देखें, ये तो नहीं होता कि आपने कंपनी में जाके बता दिया उस कंपनी को जी कि ये प्रोसेस मॉडल है, इसको यूज़ करके सॉफ्टवेयर बना दो और कुछ दिन के बाद सॉफ्टवेयर निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो होता है वो एक ट्रैक दे रहा होता है ना आपको कि इस ट्रैक पे चल के आपने काम करना है। तो जिन लोगों ने चल के काम करना है वो असली किरदार होते हैं उस प्रोसेस मॉडल के। तो रोल एक्शन मॉडल एक्चुअली ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इस प्रोसेस मॉडल में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, किस किस का किरदार है, किस किस का किरदार है और कब कब है। ठीक है, और वो फिर आगे जब उसका किरदार है तो वो फिर आगे क्या क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको रोल एक्शन मॉडल से क्लियर होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस मॉडल अगर आप बनाते हो तो वो प्रोसेस मॉडल जब आप देखोगे तो उसकी एक्टिविटीज़ होंगी। उन एक्टिविटीज़ में आपको पता चल जाएगा कि जी इसके अंदर कोई एक बंदे का किरदार है। एक फ़र्ज़ कर लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कौन बंदा है जी? वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियर जिसने रिक्वायरमेंट्स लेनी है। ठीक है जी, बात खत्म। हो सकता है कोई और मॉडल आप देखो उसके अंदर ऐसा हो कि इसके अंदर जी 2 बंदों का किरदार है। कौन? एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर और दूसरा डिज़ाइनर। मीन्स ये कि एक ऐसा प्रोसेस मॉडल है जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर से भी का भी एक्शन है कि वो रिक्वायरमेंट लेता है, और दूसरा यह है कि वो डिज़ाइनर है और उन रिक्वायरमेंट की बेस पर डिज़ाइन बना देता है। हो सकता है वो इतना एडवांस मॉडल निकल के आ गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से रोल एक्शन मॉडल इन शॉर्ट आपको ये बताता है कि ये प्रोसेस मॉडल जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से लोगों का अमल दखल होगा और साथ साथ वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, दे आर यूजफुल फॉर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड ऑटोमेशन। ये भी आपको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्प करते हैं, सेम लाइक फाइन ग्रेन मॉडल की तरह, और साथ ही साथ आपके प्रोसेस की ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में मदद करते हैं, ये बात तो समझ आती है। ऑटोमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली खुदकार तरीके से चलने वाला बनाने वाला। ऑटोमेशन में कैसे मदद करते हैं ये बात हम इसके ऊपर समझते हैं, कैसे का ये इसके ऊपर मतलब ऑटोमेशन कैसे करते हैं। मीन्स ये देखते हैं कि आपके प्रोसेस मॉडल में कौन कौन से लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन किन लोगों का जो है कोई किरदार है। फिर उसके बाद आपको पता चल गया जी कोई 3 लोगों का किरदार है। अब आप ये देखोगे उन 3 में से पहला क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है, दूसरा क्या क्या करता है, तीसरा क्या क्या करता है। जब आप उनके एक्शन भी पता चल गए तो हो सकता है कि आपको उनमें से किसी एक के एक्शंस ऐसे नज़र आए कि आप कहो कि यार ये बंदा जो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर इस बंदे के बगैर ये सारे के सारे एक्शन थ्रू कंप्यूटर ऑटोमेटिक वे में भी तो परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। तो आप क्या करते हो, उसको वहाँ पर उस लोकेशन पे उस बंदे को साइड पे करके वहाँ पे ऑटोमेशन लगा देते हो और वो वाला काम जो बंदा कर रहा था मैनुअली बैठ के वो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। और आजकल कितने ही ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर ऑटोमेशन आती चली जा रही है। पहले आपकी टेस्टिंग के अंदर मैनुअल टेस्टिंग की जाती थी, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर भी आपकी जो है ऑटोमेशन जो है टेस्टिंग के अंदर भी आती चली जा रही है। और इस तरीके से बहुत सारे काम है जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। और वैसे ही हो रहा है कि प्रोसेस मॉडल को समझा जाता है, देखा जाता है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और जिस बंदे के काम को कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है उसको वहाँ पे ऑटोमेट कर दिया जाता है। तो ये रोल एक्शन मॉडल होता है। अच्छा, इसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होते हैं? The models show the process inputs, outputs and intermediate result and the relationship between them.
ये ऐसे मॉडल होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी भी इनपुट की बेस पे जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो उनके दरमियान क्या रिलेशन है, और उसके दरमियान में जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो उसका बाकियों के साथ क्या रिलेशन है। मींस ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटिटी होती क्या है। एंटिटी कुछ भी हो सकता है जिसको आप सॉफ्टवेयर में अपने मॉडल कर रहे हो। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई प्लेस भी हो सकती है, वो कोई थिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी एक चीज, अब एक इनपुट से एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक किस किस्म की प्रोसेसिंग हो रही है। एक तरफ से आप इनपुट दे रहे हो तो दूसरी तरफ से क्या आउटपुट निकल रही है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या रिलेशन है, इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है। ये सारी की चीज़ें जो होती हैं ये एंटिटी रिलेशन मॉडल के अंदर आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये आपका होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल होता है, मींस ये कि आप उसके अंदर ये देख रहे होते हो कि फ़र्ज़ करें मैंने ये इनपुट दी, तो इस इनपुट की बेस पे क्या मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो थी वो आई, अगर आई तो कितनी % करेक्शन के साथ आई, कितने टाइम में आई, उसके लिए मुझे कितने ज़्यादा टफ चीज़ों के प्रोसेस करने पड़े, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल देखने से। मींस ये कि एक ऐसा मॉडल जो आपको ये बता रहा होता है कि इनपुट की बेस पे आने वाली आउटपुट और ये जितनी भी एंटिटीज़ हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर में लिंक हैं एक दूसरे के साथ, उनके दरमियान क्या रिलेशन है, और एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक जाते हुए डाटा किस किस्म के प्रोसेस से गुजर रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें दिखाने वाला जो मॉडल होता है इसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहा जाता है, और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज होता है। Requirement engineering process. The process involved in developing system requirement is collectively known as requirement engineering process. ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि कोई भी ऐसा प्रोसेस या फिर सेट ऑफ प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले, उसकी रिक्वायरमेंट्स को जमा करने में, उसकी रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने के अंदर, उन प्रोसेसेस को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कहा करते हैं। अब ये एक ओवरऑल एक बिग पिक्चर दिखाई गई है आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की, इनपुट्स एंड आउटपुट्स की। तो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस अंदर काम कैसे करता है वो भी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा होता है, ये यहाँ पे क्या काम करता है ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको इनपुट्स क्या क्या मिल रही होती हैं, और जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को जब आप ये सब इनपुट्स देते हो तो उसकी बेस पे आउटपुट क्या क्या निकलती है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है। आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को क्या क्या इनपुट देते हो, आप पहले से मौजूद सिस्टम की इंफॉर्मेशन देते हो, वो सिस्टम जो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बनाने गए हो जिस जगह पे, तो आपके सॉफ्टवेयर बनाने से पहले वो काम किस तरीके से हो रहा है, वो वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इंजीनियरिंग प्रोसेस में डालते हो। जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो मालिकान हैं, जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं वो इसमें डालते हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सॉफ्टवेयर चलने वाला है उनके कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे, वो क्या क्या है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो क्या क्या है, जिस डोमेन के अंदर सॉफ्टवेयर काम करेगा वहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आप किधर डाल देते हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस अपना काम करता है, क्या काम करता है, कैसे करता है, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जब वो काम कर लेता है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, एग्रीड रिक्वायरमेंट्स। वो रिक्वायरमेंट जो कि जिसके ऊपर सब एग्री कर चुके होते हैं। सिस्टम मॉडल्स, ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट पे जा रहा हूँ। सिस्टम मॉडल कौन से वाले, वो मॉडल जो जो मतलब ये कि किसी ने कोई आप जो सिस्टम बनाओगे उसके मॉडल्स आप डिज़ाइन कर लेते हो, जो ऐसा सा सिस्टम होगा ये काम करेगा। सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ठीक है, आप सिस्टम की ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं आप उनको वो भी आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर से मिल जाती हैं कि जो आप सिस्टम बनाओगे उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाती हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर से। और वो कैसे मिलती हैं, क्योंकि हमने उसको ये सारी की सारी इनपुट्स दी होती हैं। तो अभी आपको बताने का क्या मकसद था, आहिस्ता आहिस्ता हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। हमने पहले ये देखा प्रोसेस क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि प्रोसेस क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, फिर प्रोसेस मॉडल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स देखी। अब उसको देखने के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को हम इनपुट्स क्या देते हैं और उसकी बेस पे आउटपुट्स क्या जनरेट होती हैं। अब हमने ये चीज़ देख ली, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिटेल में जाते जाते हम ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस है इसके अंदर घुस जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है इन इनपुट्स को लेने के बाद,
आउटपुट जनरेट करने तक। तो ये था आज का लेक्चर। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। इससे आगे वाले लेक्चर में कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे। आप जो है इन लेक्चर्स को साथ साथ फॉलो करते जाइए और मुझे उम्मीद है कि जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा तो आप एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर कंप्लीट तौर पे बन चुके होंगे और रिक्वायरमेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ के ऊपर आप इजीली अप्लाई करके एक अच्छी जॉब लेने के काबिल होंगे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।